हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, इस पाठ का अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और पद्यांश की व्याख्या कराएंगे। इस पाठ का नाम यह दंतुरित मुस्कान, जिसको नागार्जुन ने लिखा है। इसका दूसरा भाग फसल है। आज फसल नामक पाठ के पद्यांश की व्याख्या करेंगे। पद्यांश है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कोटि का अर्थ होता है करोड़, स्पर्श का अर्थ होता है छुआ, छूना। गरिमा का अर्थ होता है गौरव। गुणधर्म का अर्थ होता है स्वभाव और प्रभाव। व्याख्या है, नागार्जुन कवि फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। न जाने किस किस पानी से सींचकर ये फसल तैयार हुई है। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात न जाने कितने करोड़ किसानों, मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुणधर्म और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। अर्थात आशय यह है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। दूसरा पद्यांश है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। जादू का अर्थ होता है प्रभाव। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। महिमा का अर्थ होता है महत्व, प्रभाव। संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी। रूपांतर बदला हुआ रूप। संकोच सिकुड़ना, सिमटना। थिरकन नाचना, लहराना। व्याख्या है, कवि प्रश्न करता है, खेतों में उगी हुई ये फसलें आखिर क्या है? वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं है, बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है। इनमें नदियों का जादुई प्रभाव है। ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फली हैं। अर्थात आशय यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी हुई है। ये फसलें कभी भूरी मिट्टी से उपजती हैं, तो कहीं काली मिट्टी से उपजती हैं, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजती हैं। अर्थात आशय यह है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुणधर्म, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छिपा हुआ है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। अर्थात आशय यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन्हें ऊष्मा देकर इस तरह का रूपाकार प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन सिमटकर इन फसलों में समा गई है। अर्थात आशय यह है
किन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है। इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला प्रश्न है अर्थग्रहण से पद्यांश है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी मैं इतर मयन, इस अतीत से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही शर्मान। अब पहला प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम नागार्जुन और कविता का नाम यह दंतरित मुस्कान। दूसरा प्रश्न है कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है और क्यों। तो कवि नव शिशु की माँ को धन्य कह रहा है क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला, उसने ऐसे प्यारे शिशु को जन्म दिया, उसकी माँ बनी। दूसरा, वह ऐसे सुंदर शिशु का पालन पोषण करती है और उसकी सुंदर रूप छब को निहारा करती है। अगला प्रश्न है कवि स्वयं के लिए चिर प्रवासी इतर और अन्य विशेषणों का प्रयोग क्यों करता है। उत्तर है कवि निरंतर लंबी लंबी यात्राओं में व्यस्त रहता है, इसलिए इन दोनों के लिए चिर प्रवासी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। और माँ शिशु को प्यार भरी दुनिया में शामिल है, इसलिए वह इन दोनों के लिए अन्य अर्थात तीसरी व्यक्ति के रूप में इसका प्रभाव व्यक्त की है। अगला प्रश्न है बच्चे से स्नेह पाने के लिए संपर्क की क्या भूमिका है। उत्तर है बच्चे उसी से स्नेह करते हैं जिसके संपर्क में रहते हैं, अतः बच्चों को अपना बनाने के लिए उनके बीच रहना आवश्यक है। अगला प्रश्न है मधुपर्क किसे कहते हैं। यहाँ मधुपर्क का क्या सांकेतिक अर्थ है। उत्तर है मधुपर्क दूध, दही, घी, शहद और जल के मिश्रण से बने एक रसीले पदार्थ खाद्य पदार्थ को कहते हैं। यहाँ मधुपर्क का तात्पर्य है माँ का आत्मीयता भरा वात्सल्य।